इस वक्त वो बेड पर बैठी खाली खाली नजरों से अपने सफेद हाथों को मेहंदी से सजा हुआ देख रही थी। नहीं, वो कमजोर नहीं थी, यूं झुक नहीं सकती थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करती बेड से उतरती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। बारी बारी ज्वेलरी उतारने लगी। जब वो दरवाजा लॉक करता उसकी तरफ बढ़ा। मोहतरमा, ये काम मेरा था। शिफान उसके पेट पर अपने दोनों बाजू बांधते हुए उसके कान में सरगोशी कर गया। एक पल को रोहा कांपी जरूर थी, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करती वो अपने काम में मसरूफ रही। मैं क्या कह रहा हूँ? झटके से उसका रुख पलटते उसकी गर्दन पर से हार निकालते वहां अपने लब रख चुका था। वो रुका नहीं था। बारी बारी उसके चेहरे के तमाम नकूश पर लब रखते उसने रोहा के होंठों को अपनी कैद में लिया। तो मैं सही थी, तुम्हें अपनी हवस पूरी करनी है ना? जाहिल, अनपढ़, गवार। मर्द जो शादी ही अपनी हवस पूरी करने के लिए करता है। उसके छोड़ने पर अपनी सांसें बहाल करती रोहा कराई थी। शिफान ने फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो उसे क्या समझ रही थी? मुझे तुमसे कराहियत महसूस हो रही है। तुम जैसा जाहिल मर्द मेरा शौहर बन बैठा है। अगर तुम सोच रहे हो तुम मुझसे अपनी हवस पूरी कर सकते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है, समझे तुम? रोहा चीखी थी। शिफान को उसकी बातें सुनते एकदम ही उस नफरत का एहसास हुआ था। उसने रोहा को एकदम ही खुद से दूर झटक दिया। वो टेरेस पर चला गया। उसको सिगरेट की शदीद तलब हो रही थी। वो तो उससे मोहब्बत करने लगा था। जब बाबासाई ने आकर उससे कहा था कि वो रोहा के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं, क्या उसे मंजूर है, तो उसको लगा था जैसे बिना मांगे ही उसकी मुराद पूरी हो गई। उसने हाँ में सर हिलाते हामी भर दी। और आज वो उसके पहलू में खड़ी उसको हवसी मर्द कह रही थी। रोहा सुन सी वहीं नीचे बैठ गई। सारी रात गुजर गई। ना वो टेरेस से वापस आया, ना वो फर्श से उठी। जिया, ये ले जाओ और मुझे वो डिजाइन्स दिखाओ जिनको कल हम रैंप शो में यूज करने वाले हैं। इन ड्रेसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आज ही फाइनल करना है। फाइल अपनी सेक्रेटरी की तरफ बढ़ाते उसने संजीदगी से कहा। जी मैम। जिया मुअद्दब अंदाज में कहती वहां से फाइल उठाती ऑफिस से बाहर निकल गई। जिया के जाते ही वो अपने सामने रखे लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। अपनी मखरूती उंगलियां लैपटॉप पर चलाते वो एक नया ड्रेस डिजाइन बनाने में मगन हो गई थी। जब कुछ 6 मिनट में टेबल पर पड़ा फोन बज उठा। आगे से मिलने वाली खबर पर उसका चेहरा चमकने लगा था। उसने फौरन ऑर्डर दिया था कि आने वाले को अंदर भेज दिया जाए। हाय ब्यूटीफुल गर्ल। दरवाजा खोलकर अंदर आते उसने अंग्रेजी में कहा। हाय जैक। वो अपनी जगह पर खड़े होती चमकती आंखों से उसकी तरफ बढ़ी। रोहा, तुम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? चलो ना, क्लब चलते। जैक ने रोहा को अपने साथ लगाते हुए। नो जैक। रोहा ने नफी में सर हिलाया। बट वाई? यू नो, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। जैक उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत करता हुआ उसके हाथ पर लब रखते हुए खफगी से बोला। जैक, मैं मसरूफ हूँ, सुबह रैंप शो है। उसने जैक के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। बट रोहा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैक ने उसके बाल पीछे करते हुए उसके नर्म और मुलायम रुखसार पर हाथ की पुश्त फेरते हुए कहा। जैक, हम क्लब नहीं जाएंगे, बट हम यहाँ डिनर साथ कर सकते हैं। रोहा ने गहरी सांस भरते हुए जैक की आंखों में देखते हुए कहा। ओके माय गर्ल। जैक ने मुस्कुराते हुए उसके होंठों को चूमना चाहा जब रोहा ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। नो जैक। रोहा ने नफी में सर हिलाया और उसका हिसार तोड़कर पीछे हटी। वाई रोहा, मैं जब भी तुम्हारे करीब आने लगता हूं तो मुझे क्यों रोक देती हो? जैक ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों के साथ उसे देखा। जैक, तुम जानते हो मैं मुस्लिम हूं और रोहा कुछ कहना चाह रही थी। उन दोनों की सारी गुफ्तगू अंग्रेजी में ही हो रही थी। ओ प्लीज रोहा, डोंट प्ले इस्लाम कार्ड विद मी। जहां तक मुझे पता है इस्लाम में बॉयफ्रेंड बनाने से भी मना है। जैक उसे बताते हुए गुस्से से बोला। वो उसे ताना दे रहा था। रोहा का चेहरा हद तक से सुर्ख पड़ा। लिसन जैक, मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तमीज से रहो। मैं तुम्हारे लिए अपने रूल्स बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। उसने उंगली उठाते हुए वार्न किया। सोने की घड़ी जो पहले उसकी कलाई पर थी थोड़ा पीछे बाजू की तरफ खिसकी थी। जैक की नजर उस घड़ी पर पड़ी तो उसने बामुश्किल खुद पर जब्त किया। ओके ओके, आई एम सॉरी, हम डिनर करते हैं।
जैक ने नॉर्मल होते उसका हाथ पकड़ते हुए उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा। वो इसको बिल्कुल अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकता था। रोहा मलिक दुबई की मशहूर डिजाइनर और आर्टिस्ट थी। उसने महज 24 साल की उम्र में इतना सब कुछ हासिल किया था इस फील्ड में कि उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका था। सिर्फ यहाँ के ही नहीं, दूसरे ममालिक के मॉडल्स और एक्टर्स उसकी एडवाइजेस लेते थे, उसके ब्रांड के ड्रेसेस को प्रेफर करते थे। उसका काम सबको पसंद था। वो अब तक काफ़ी रैंप शो करवा चुकी थी। इस बीच ही उसकी मुलाकात जैक डे, जो खुद एक मॉडल था। जैक को भी रोहा पसंद आई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और कब रोहा को उस डे से मोहब्बत हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो बहुत जल्द अपनी मामा से जैक के बारे में बात करने वाली थी। पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होता उस पर। दोनों ने साथ डिनर किया। जैक उसे कल शो में मिलने का कहता वहां से चला गया और वो वापस अपने काम में मगन हो गई थी। ये काम उसका पैशन था। उसको वो किसी भी कीमत पर छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। 11 बजे उसे ब्रेरा बेगम की कॉल आई तो वो वापसी के लिए रवाना हुई। बाबा साईं, क्या हुआ है आपको? उनके चेहरे से परेशानी छलक रही थी। नहीं माजिद, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे बाएं बाजू में दर्द अब पूरे बाएं हिस्से में फैल रहा है। अरबाज साहब कुर्सी से गिरते अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए अटक अटक कर बोले, साजिद, कार निकालो, जल्द बाबा साईं को अस्पताल लेकर जाना होगा। माजिद साहब अरबाज साहब की बाजू हल्के हाथों से दबाते उन्हें खड़ा होने में मदद देने लगे। जी भाई साहब। साजिद साहब जल्दी से बाहर की तरफ निकले। उस वक्त डेरे पर सिर्फ वो तीनों और मुलाजिम थे। लड़के सब शहर गए हुए थे। दाजान, कैसे हैं आप? वो फिक्रमंद अंदाज में बोलता। अरबाज साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर गया। इनको माइनर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर का कहना था अभी वो ठीक है, लेकिन उनको हर तरह की टेंशन से दूर रखें, वरना कुछ भी हो सकता है। उनकी हालत में बेहतरी देखते उन सब ने सुकून का सांस लिया था। अरबाज साहब को अभी ही होश आया था। उन्होंने अपने दाएं तरफ देखा तो सामने ही अपने शेर को बैठे देखा। उनकी आंखों में चमक आई थी। उनको होश में देखती उसने परेशानी से पूछा था, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे दाजान इतना कमजोर नहीं है। अभी मुझे अपने शिफान के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना है। अरबाज साहब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी हल्की बियर्ड ज़दा गाल पर हाथ फेरते हुए बोले। उसकी बात पर शिफान ने मुस्कुराते हुए अकीदत से उनका हाथ चूमते हुए असबात में सर हिलाया। क्या बात है दाजान, लगता है शिफान को सामने देखते आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अजहाद अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराकर बोला। अरबाज साहब को हंसते देख वो भी खुश हुआ था। अरबाज की बात सुनते हुए उन्होंने शिफान की तरफ देखते हुए इशारा दिया था। शिफान ने उनका इशारा समझते हुए उन्हें सीधा करके बैठने में मदद दी। बिल्कुल, मैं अपने दोनों शेरों को देखकर ही तो जीता हूँ। अरबाज साहब ने अजहाद के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। अंदर दाखिल होते हुए माजिद साहब मुस्कुराए। माजिद? अरबाज साहब माजिद साहब को देखते हुए बोले। जी बाबा साईं। माजिद साहब करीब आते हुए बोले, माजिद, मेरी बच्ची को फ़ोन करो, उसे कहो अपने बाबा जान का पता करने आए और साजिद से बात करके तारीख तय करो। हम अपने अजहाद का सेहरा सजते हुए देखना चाहते हैं। अरबाज साहब ने हुक्मिया लहजे में कहा। जी बाबा साईं, जो हुक्म। माजिद साहब ने कहा तो शिफा ने मुस्कुराकर अजहाद की तरफ देखा, जो संजीदा सा खड़ा था। साजिद साहब जमीनों के काम की वजह से वापस जा चुके थे। उनकी हवेली जाने के बाद ही अजहाद आया था। हे माय गर्ल, तुम्हारा शो तो बहुत अच्छा गया। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार के तुम्हारे ड्रेसेस पीक पर ही रहेंगे। हर तरफ तुम्हारे ड्रेसेस के चर्चा हो रहा है। रॉबर्ट ने ट्रायल रूम में दाखिल होते हुए कहा। रैंप वॉक अभी ख़त्म हुई थी और सब मेल फीमेल मॉडल्स ट्रायल रूम में वापस आ चुके थे। ये तो होना ही था। रोहा मलिक ने अपने पैशन को पूरा किया है, इसमें कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। यस, यू आर राइट। जैक ने उसकी आंखों में देखते झुककर उसका हाथ पकड़ते हुए चूमा। रोहा मुस्कुराई। आज तो पार्टी बनती है। जैक ने उसकी कमर पर गिरफ्त जमाते अपने साथ लगाया। वहां तकरीबन कोई 15 से 20 लोग थे, लेकिन उन दोनों को ही फर्क नहीं पड़ा था कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं। पार्टी तो बनती है, आज जो तुम कहो। रोहा खिलखिलाकर बोली, चलो फिर क्लब चलते।
जैक ने उसकी रजामंदी चाही। ओके, रोहा ने कंधे उचकाकर कहा। जिया, तुम चेंज कर लो, फिर चलते हैं। रोहा ने जिया को आवाज देते हुए जैक से कहा। जिया को उसने सब समझाया था, जो भी करना था यहाँ से सब समेट दे, उन्हें वापस ऑफिस लेकर जाना था। डिम लाइट्स में म्यूजिक का शोर था। स्टेज पर लड़कियां और लड़के डांस कर रहे थे। वो सोफे पर बैठे थे। उसकी नज़र सामने थी जब जैक ने उसका ध्यान अपनी तरफ ना पाते उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में एक सफ़ेद पाउडर शामिल कर दिया, जो उसके देखने से पहले ही मिक्स हो गया था। रोहा, योर ड्रिंक। रोहा को सामने देखते पाकर जैक ने उसे ड्रिंक की तरफ मुतवज्जा किया। रोहा हाँ में सर हिलाती ड्रिंक उठा गई। जैक ने चेहरे पर महसूस कौन तासुरात सजाए। उसको गिलास अपने लबों की तरफ ले जाते देखा, लेकिन इससे पहले कि वो गिलास अपने लबों से लगाती उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन पर मामा की कॉल देखते उसने अटेंड करते कान से लगाया। उनकी बात सुनते वो परेशान हुई थी। जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्या हुआ बेबी? उसको ड्रिंक टेबल पर रख कर खड़े होते देखकर जैक खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता हुआ बोला था। जैक, अभी मुझे जाना होगा, रोहा कहती हुई वहां से बाहर निकल गई। शिट। जैक अपनी हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का मारते हुए बोला। इर्द गिर्द से लोगों को मुतवज्जे होते देखकर जैक ने अपने बालों में हाथ फेरकर खुद पर जब्त किया था। इतने में ही एक अंग्रेज लड़की नाजेबा लिबास में हाथ में ड्रिंक पकड़े उसके सामने आ खड़ी हुई। जैक ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए उसे देखा। उसके कमर में हाथ डालते अपने करीब खींच गया। जब लड़की ने उसे बेबाक इशारा किया, जैक कह कहा लगाते उसे लिए ऊपर कमरे की जाने बढ़ गया, जहां अब उसकी सारी रात एक गलत फिल्म में गुजरने वाली थी। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? रोहा ने हैरत से उनकी तरफ देखा। आपो जान, प्लीज ना, चलते हैं। मरवा ने उसकी मिन्नत की। रोहा ने मरवा को घूरी से नवाजा। आपो प्लीज ना, मुझे पाक देखने का बहुत शौक है। उसकी घूरी को नजरअंदाज करते मरवा ने फिर से कहा। रोहा, मेरे बाबा साईं वहां मौत से बाहर आए हैं और तुम कह रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? बरीरा बेगम ने थोड़ा गुस्से से कहा। ठीक है मामा, आप जाएं, नानू जान का पता कराएं, लेकिन मैं और मरवा नहीं जाएंगे। रोहा ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मुझे जाना है। मरवा की मिनमिनाती हुई आवाज सुनाई दी तो राहा ने गुस्से से उसे देखा। मैंने कहा हम तीनों जा रहे हैं तो जा रहे हैं। बरीरा बेगम ने सख्ती से कहा। मामा, आप प्लीज समझे ना, मैं अपना काम छोड़कर नहीं जा सकती, और मरवा की भी तो यूनी होती है ना। रोहा ने बहाना बनाया था जिसका बरीरा बेगम पर कोई असर नहीं हुआ। मरवा की यूनी से अभी एक माह की छुट्टियां हैं, और जब तुम हमें टूर के लिए दूसरे मुल्क लेकर जाती हो, वो भी 3-4 माह के लिए, तब तुम्हारा काम कौन संभालता है? अब भी संभाल लेगा। जिया सब कर लेती है। बरीरा बेगम ने अच्छे से उसे जताया कि वो उससे अनजान नहीं है। मामा, रोहा ने बेबसी से कहा। बस रोहा, कल शाम की टिकट्स बुक करवा लो, हम तीनों जाएंगे। अपनी पैकिंग कर लेना दोनों, बरीरा बेगम कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। याहू, मरवा ने खुश होते नारा लगाया था। वो भी उठती हुई अपने कमरे में भागी, लेकिन रोहा वहीं अपना सर पकड़े बैठी थी। उसके दिमाग में बचपन के वो पल लहराए जब वो 5 साल की थी। अपनी मामा के साथ वो और मरवा पाकिस्तान गई थी, लेकिन उसे वहां उसके नानू जान के गांव की मट्टी रास नहीं आई थी। वो वहां जाते ही बीमार हुई थी। ऊपर से वहां इतनी गर्मी, उसका बुरा हाल हुआ था। वहां के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके मुताबिक वो अजीब पेंडू गवार लोग थे, जिन्हें पढ़ाई के बारे में पता तक न था। उसे याद था वहां मुलाजमों के बच्चे कितने गंदे रहते हैं, हर वक्त मट्टी में खेलते, गंदे रहने वाले, और वहां के घर मट्टी से बने हुए। उसे सोचकर ही अजीब सी कराहियत महसूस हुई। पता नहीं वहां के लोग कैसे रहते हैं। वो मुंह बना के अजीब व गरीब डिजाइन बनाते हुए बड़बड़ाई। गांव का तस्वुर करते हुए शक्ल ऐसी थी जैसे कड़वा बादाम चबा लिया। लेकिन क्या कर सकती थी, माँ का हुक्म भी नहीं डाल सकती थी। अगले दिन शाम में चारों नाचार वो अपनी माँ के साथ दुबई से पाकिस्तान की फ्लाइट में बैठ चुकी थी। हाँ जिया, तुम सब देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर लेना, डिज़ाइन सारे मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। उसने फ्लाइट में बैठते ही पहले जिया को कॉल की। यार आपको इसको बंद कर दें, अब फ्लाइट का टाइम हो चुका है। मरवा उकता आ गई थी। घर से फ्लाइट तक के रास्ते में वो जिया से ही बात करती हुई थी। वो दोनों इकट्ठी बैठी थी और उनसे आगे वाली सीट पर बरीरा बेगम थी।
हाँ कर रही हूँ, रोहा ने उसको घूरते हुए कहा। फिर जिया को मजीद 2-3 बातें बताते वो मोबाइल बंद कर चुकी थी। इतने में ही फ्लाइट में अनाउंसमेंट होने लगी। जब फ्लाइट ने परवाज भरी, सीट बेल्ट खोलकर रिलैक्स अंदाज में बैठती, सर सीट पर टिकाती आंखें मूंद गई। अरबाज साहब के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। पहले माजिद साहब जिनकी शादी उनके वालिदैन की मर्जी से हुई, उनके 2 बेटे, बड़ा अजहाद और छोटा शिफान, और इन दोनों से छोटी एक बेटी वानिया। माजिद साहब छोटे साजिद साहब जिनकी एक बेटी थी फजर, और उससे छोटा एक बेटा था आरिस। साजिद साहब से छोटी थी बरीरा बेगम, उनके शौहर हयात नहीं थे। उनकी 2 ही बेटियां थी, रोहा मलिक और मरवा मलिक। मलिक साहब के जाने के बाद कुछ साल उन्होंने तंगी देखी थी, लेकिन जब से रोहा अपने पैरों पर खड़ी हुई उनके हालात बहुत अच्छे हो गए थे। उनकी फ्लाइट लैंड हुई तो वो तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकली। बरीरा बेगम थी आगे, उनके पीछे मरवा रोहा थी। रोहा के हाथ में ट्रॉली थी जिसके ऊपर उनके बैग्स थे। वो वाइट ट्राउजर के साथ डार्क ग्रीन ओपन शर्ट पहने हुए थे, बालों में लूज कर्ल डालकर खुला छोड़े, हल्का सा ग्लॉस और मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखें सनग्लासेस के पीछे छुपी हुई थी। अपने इर्द गिर्द लोगों का हजूम देखते उसको हैरत हो रही थी। जहाँ कितने ही लोग अपने प्यारों को रुखसत करने आए हुए थे तो कितने ही बाहर से आने वालों को लेने आए थे। वो तीनों तो अपने ड्राइवर के अलावा वहां से किसी के साथ एयरपोर्ट नहीं आई थी। पता नहीं हमें लेने कितनी फौज आई होगी, वो बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट सुनते मरवा ने मुस्कुराहट दबाई दी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बरीरा बेगम कार के पास साजिद साहब को खड़े देखकर जल्दी से उनके करीब जाती हुई बोली, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ भाईजान। रोहा मरवा ये तुम्हारे छोटे मामू जान है। भाई ये रोहा और ये मरवा। बरीरा बेगम ने उनको करीब आते ही दोनों का तारुफ करवाया। बरीरा बेगम तो वीडियो कॉल पर बात कर लेती थी, लेकिन उन्होंने कभी सिवाय आम कॉल पर सलाम दुआ के ज्यादा बात नहीं की थी। साजिद साहब ने आगे बढ़ते हुए दोनों को अपने साथ लगाते उनकी पेशानी चूमी। रोहा तो सर्दो सबाट अंदाज में मिली थी, लेकिन मरवा बहुत खुश दिली से मिली थी। अस्सलाम वालेकुम अप्पू जान। उसने मुस्कुराते हुए उनके सामने सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम। तुम अजहाद हो? माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो। उसके सर पर हाथ फेरते बरीरा बेगम ने उसकी पेशानी चूमी। उनको लेने अजहाद और साजिद साहब आए थे, जिनके साथ 2 गार्ड्स की कारें थी। आप कैसी हैं अप्पू जान? अजहाद ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ। रोहा मरवा भाई से मिलो, बरीरा बेगम मुस्कुराकर बोली। फिर पीछे हटते उन्होंने रोहा को आंखें निकाली जो शान बेनियाजी सी सर उठाए खड़ी थी। कैसी हो रोहा? और हमारी छोटी गुड़िया कैसी है? रोहा के सर पर हाथ रखते उसने मरवा की नाक दबाई, जिस पर रोहा ने तो अजहाद को एक नजर देखते इस बात में सर हिलाया, जबकि मरवा चहकते हुए उसके साथ बातें करने लगी थी। रोहा को अजहाद बस ठीक ठाक सा लगा था, लेकिन उसकी ड्रेसिंग उसे बहुत अजीब सी लगी थी। अजहाद करीम कलर की शलवार कमीज पहने, कंधे पर ब्राउन अजरक लिए हुए था, जिसको देखते रोहा दिल ही दिल में पेंडू का लकब दे चुकी थी। आप लोग बैठे अंदर अप्पू जान, अजहाद ने कहा। लेकिन हमारा सामान? रोहा जल्दी से बोली। वो अपनी चीजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। गुड़िया वो गार्ड्स रख लेंगे। अजहाद ने गार्ड को इशारा करते सामान उठाकर कार में रखने का कहा। ये गार्ड्स हैं? गार्ड्स को देखते उसका मुंह खुला था। हाँ गुड़िया बैठो, अजहाद ने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा। एक तो उसकी ड्रेसिंग ऐसी थी, ऊपर से वो बाहर खड़ी थी। अजहाद को अच्छा नहीं लगा। रोहा ने कार में बैठती एक बार फिर गार्ड्स की तरफ देखा, जो काले रंग का शलवार कमीज पहने, हाथों पर काले रंग के ग्लव्स पहने, कंधे पर बड़ी सी बंदूक टंगाए हुए थे। उनकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रोहा को सख्त चिढ़ चढ़ रही थी। ऊपर से एक गार्ड के हाथ में सिगरेट थी। वो नफरत से रुख मोड़ गई। मामा ये आप कहाँ ले आई हैं मुझे? वो बेबस होती बरीरा बेगम के करीब झुकती हुई बोली। रोहा। बरीरा बेगम ने दांत पीसते हुए वार्निंग देने वाले अंदाज में उसका नाम पुकारा था। वो मुंह बनाकर बैठ गई थी। कार अजहार ड्राइव करने लगा था, उसके साथ साजिद साहब थे और पीछे रोहा, बरीरा बेगम, उनसे पीछे मरवा थी। सारे रास्ते मरवा का टेप रिकॉर्ड बंद नहीं हुआ था। वो अपने दोस्तों और अपनी यूनिवर्सिटी की बातें करती हुई आई थी। साजिद साहब और अजहाद मुस्कुराते उसकी सुनते रहे, जबकि रोहा उन दोनों को हैरत से देख रही थी।
क्योंकि वो अक्सर मरवा के इतना बोलने पर उकता जाती थी, लेकिन ये दोनों तो बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुनते, बीच बीच में सवाल भी करे थे। लेकिन वो कहाँ जानती थी, उनके घर में भी मरवा की एक कॉपी थी, वानिया, जिसकी मरवा से खूब दोस्ती होने वाली थी। वानिया भी सबसे छोटी होने की वजह से घर भर की लाडली थी। गांव पहुंचते ही उसे हैरत भी हुई थी। गांव में काफी घर पक्के थे, सीमेंट से बने हुए, और कुछ घर मिट्टी के बने थे। लेकिन उसके मुताबिक ये गांव कितनी भी तरक्की कर लेता, रहना तो यहाँ के लोगों ने वही जाहिल गंवार था, जिनको कपड़ों की सेंस तक नहीं थी। और कहाँ वो दुनिया की मशहूर डिजाइनर। हवेली के अंदर जाते गाड़ी रुकी तो घर के तमाम लोगों के अलावा सब मुलाजमाओं तक उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो सब शौक से देख रही थी बाहर से आई हुई लड़कियों को। उनकी नजरें खुद पर महसूस करते रोहा का बस नहीं चल रहा था, कुछ कर बैठे। बरीरा बेगम आगे बढ़ती सबसे मिलने लगी। इतने साल बाद उन सबको अपनी नजरों के सामने देखती वो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन उनका ये प्यार और अंदाज रोहा से हजम नहीं हो रहा था। नानो नानी तक तो ठीक था, लेकिन उसके मामू जान और दोनों मुमानियों ने भी उसकी पेशानी चूमी थी। फजर से मिलते उसे थोड़ा हौसला सा हुआ था। वो संजीदा सी थी, बस उसको गले लगाते पीछे हो चुकी थी। वानिया तो गले ही पड़ी थी उसकी, और मरवा की तो दोस्ती भी हो चुकी थी। सब अंदर की तरफ बढ़े तो वो भी धूल मट्टी की वजह से अपने नाक पर हाथ रखती अंदर बढ़ी, लेकिन उसकी छींकें शुरू हो चुकी थी। वो रहान सी होती अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई। भाभी, शिफान कहाँ है? बरीरा बेगम शिफान जो सबके बीच ना पाते हुए बोली थी। वो डेरे पर गया है, आता ही होगा। बी जान ने मुस्कुराते हुए उनके सवाल का जवाब दिया तो आलिया बेगम ने भी इस बात में सर हिलाया। व्हाट, डेरा? अब ये क्या चीज है? रूहा हैरत से बोली। नानी जान के मुंह से डेरा लफ्ज सुनते उसने परेशानी से पूछा, वहां तो लोग क्लब जाते हैं, क्या यहाँ इसी जगह को डेरा कहते हैं? उसने दिल में सोचा, लेकिन उसके सवाल का जवाब जब बीजा ने दिया तो उसको अजीब सी हकारत सी महसूस हुई थी। बेटा, ये वो जगह है जहाँ तुम्हारे नानू जान और मामू लोग गांव के लोगों के मसले वगैरह हल करते हैं। जमीन की कटाई और अनाज वगैरह सब वहीं पर रखा जाता है, और बहुत से जानवर भी रखे हुए हैं वहाँ। बीजा ने उसके इल्म में इजाफा किया। जानवर? रोहा की हैरत बढ़ी। हाँ, गाय, भैंसे, घोड़े, बकरियां, तकरीबन सभी पालतू जानवर हैं हमारे वहाँ। पर नानू जान ने अपनी रोबदार आवाज में बताया। उन्हें लग रहा था वो शौक से पूछ रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो शौक से नहीं, शौक से पूछ रही है। ये उनकी बात सुनती उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। रोहा, बरीरा बेगम ने तनबीह अंदाज में पुकारा। रोहा ने मुंह बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वो कुछ कहती इससे पहले ही दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए उसने गंभीर आवाज में सलाम किया था। वो 28 साला खूबरू नौजवान अंदर दाखिल होते सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर चुका था, सिवाय एक के। वालेकुम अस्सलाम, बीजान ने बुलंद आवाज के साथ कहा, जबकि बाकी सब ने मुंह में सबसे पहले बीजान ही थी तो उनके आगे झुकता प्यार लेने लगा। बीजान ने उसके सर पर हाथ फेरते उसके माथे पर आया पसीना अपने दुपट्टे से साफ किया तो वो मुस्कुराया, और रोहा तो उसको देखते ही कराहियत से मुंह मुड़ गई। शिफान की ग्रे कमीज पुश्त और पसीने से आधी से ज्यादा पसीने से भीगी हुई थी। उसके पांव पर मट्टी लगी हुई थी। वह गंदम की फसल की कटाई में मजदूरों की मदद करवा कर आ रहा था, इसलिए ही उसका हुलिया ऐसा था, वरना वो खुद को बहुत संवार कर रखने वाला इंसान था। उफ! बरीरा बेगम को बिना किसी हिचकिचाहट के उसके गंदे कपड़ों के साथ ही उसके गले लगते देखकर बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। वो रुख मोड़ गई। रोहा, मरवा के सर पर हाथ रखते शिफान उससे बात कर रहा था, जब बरीरा बेगम ने रोहा को पुकारा। मामा प्लीज, मुझे काम है, मैं आती हूँ। रोहा वहां से बिना बरीरा बेगम की बात सुनते ही भाग गई। बरीरा बेगम शर्मिंदा सी हुई, जबकि शिफान ने उसके बाहर जाने तक उसकी पुश्त को अपनी नजरों के हिसार में रखा था। वो जानती थी वो उससे मिलने का कहेंगे, लेकिन वो शिफान के नजदीक भी नहीं जाना चाहती थी। वो जानवरों के करीब से आया था, उसका मतलब था उसमें से भी बदबू आ रही होगी, और रोहा कभी भी उसके पास ना जाती। उसने बाहर बैक साइड गार्डन में जाता गहरा सांस भरा, लेकिन बाहर आते ही उसकी छींकें शुरू हो गई थी। वो बेबसी आसमान की तरफ देख कर रह गई थी। इतने में ही उसका मोबाइल बज उठा। जिया की कॉल थी। वो डिजाइनर का कुछ पूछ रही थी।
रोहा उससे बात करती हुई वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने से आती मरवा और वानिया से उसने इशारे से अपने रूम का पूछा, जिसका उन्होंने कंधे उचकाकर जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम। वो उनको घूरती हुई बोली ऊपर की तरफ गई। उसने मुलाजमा को अपना सामान ऊपर ले जाते देखा था, जिसका मतलब उसका कमरा ऊपर ही था। वो अपने बैग से लैपटॉप निकाल कर उसको डिज़ाइन मेल करने वाली थी, इसलिए ही जल्द अज जल्द कमरा ढूंढने लगी। उसने पहला कमरा देखा, वहाँ उसका सामान नहीं था। जब उसने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला, वहाँ भी उसका सामान नहीं था। लेकिन जिया कह रही थी वो जल्द अज जल्द मेल करे, क्योंकि उसने क्लाइंट को दिखाने। तभी रोहा को याद आया उन डिज़ाइन की कॉपी उसके मोबाइल में भी है। वो वहीं बेड पर बैठती अपने मोबाइल से ही उनको डिज़ाइन मेल करने लगी। उसका मुकम्मल ध्यान अपने फ़ोन की तरफ था कि उसे बाथरूम का दरवाज़ा खोलने का भी पता ना चला। शिफान, जो सबसे मिलकर उन्हें फ्रेश होने का कहता अपने कमरे में आया था, उसको खुद से ही उलझन महसूस हो रही थी। वो कभी इतनी देर ख़राब हुलिये में नहीं रहा था। कमरे में आते ही वो कॉटन का डार्क ब्राउन सूट अलमारी से निकालते, कमीज़ एक तरफ बेड पर रखते, शलवार हाथ में लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। फ्रेश होकर बाहर आया तो रोहा को अपने बेड पर बैठे देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। रोहा ने जब सर उठाया तो अपने सामने सफ़ेद शलवार और वेस्ट, गले में तौलिया डाले भीगे बालों के साथ उसे खड़ा देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चीखती हुई बेड से खड़ी हो चुकी थी। देखो, पीछे रहो। शिफान को अपनी तरफ बढ़ते देख उसने निडर अंदाज में कहा। इससे पहले कि वो दोबारा चीखती, शिफान उसके मुंह पर हाथ रखते उसको बेड के पिलर के साथ लगा चुका था। मोहतरमा, तुम चीख कर अपना और मेरा तमाशा बनवाना चाह रही हो? वो सख्त लहजे में बोला। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी कि उसके लब शिफान की हथेली को छू रहे थे। उसके सफ़ेद गालों पर गुलाल उतर आया था। शिफान चंद पल के लिए उसमें खो सा गया जब रोहा ने उसके बाजू पर थप्पड़ मारा। वो होश में आते उसके होंठों से अपना हाथ हटा गया था। रोहा ने गहरी सांस भरते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। 2 मिनट तक जब उसका सांस बहाल हुआ तो वो शिफान पर चढ़ दौड़ी। यू चीप, दूर हटो और कमरे से निकलो। उसके इतने करीब खड़े होने पर रोहा ने हकारत से कहा। वो इसको छूने से भी गुरेज कर रही थी। वेस्ट से झांकते उसके बालों से भरे सीने पर रोहा की नजर पड़ी तो वो नफरत से अपना रुख मोड़ गई। मोहतरमा, पहली बात तो ये कि ये कमरा मेरा है। दूसरी बात, बिना इजाजत के तुम मेरे कमरे में दाखिल हुई हो और ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। मुश्किल तुम्हारे लिए ही हो जाएगी। शिफान पीछे हटते तौलिया बेड पर रखता अपनी कमीज उठाकर पहनने लगा। ब्लडी हेल, पेंडू कहीं का। रोहा उसकी बात सुनती पांव पटकती हुई कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। उसने सर उठाकर कमरे को नहीं देखा, वरना उसकी पसंद से रखी गई कमरे की हर चीज को देखते उसको पेंडू होने का ताना बिल्कुल न दे पाती। मोहतरमा के अंदाज निराले हैं। शिफा ने ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होते खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा। वो बालों को कंघा करके सेट करता अपनी कलाई पर महंगी घड़ी बांधा, एक नज़र खुद पर डालता बाहर बढ़ गया। रोहा को बाहर जाते ही सीढ़ियों के करीब नीचे खड़ी बड़ी मुमानी नजर आई थी, जिनसे उसने अपने कमरे का पूछा था तो पता चला बाईं तरफ वाला दूसरा कमरा उसका है। वो अपने सर पर हाथ मारती उस तरफ बढ़ गई। पहले ही अगर दाएं तरफ की जगह बाएं तरफ जाती तो उस गवार आदमी से मुलाकात तो ना होती। उसने कमरे में पड़े अपने सामान को देखते हुए अफसोस से कहा। खैर, जिया को डिज़ाइन वो मेल कर चुकी थी। अब बैग खोलती अपना ड्रेस निकालती वो फ्रेश होने चली गई थी। उसके हिसाब से जितनी यहाँ धूल मिट्टी थी उसको दिन में 4 बार शावर लेना पड़ता। वो फ्रेश हुई तो मुलाजमा बुलाने आ गई डिनर के लिए। बीबी जी, खाना खा लें। इजाज़त मिलने पर अंदर आते हुए मुलाजमा ने कहा। सुनो। मुलाजमा उसके सर हिलाने पर वापस आई थी जब रोहा ने उसे बुलाया। जी, मुलाजमा ने पलटते हुए कहा। तुम कभी डेरे पर गई हो? उसने मुलाजमा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सवाल किया। नहीं बीबी जी, डेरे पर औरतों का जाना मना है। मुलाजमा ने नफी में सर हिलाते हुए जल्दी से कहा। वाह, उसने अंग्रेजी में पूछा। जी। मुलाजमा ने हैरानी से उसे देखा। ओह, मैं भूल गई, यहाँ तो सब अनपढ़ हैं। उसने ये बात अंग्रेजी में कही थी। मेरा मतलब है, क्यों नहीं जाती औरतें डेरे पर? इस बार वो दांत पीस कर बोली थी। वो बीबी जी,
शिफान साई ने मना कर रखा है क्योंकि वहाँ सारे आदमी होते, वही काम करते हैं, तो औरतों का उस तरफ जाना मना है। मुलाजमा ने नासमझी से उसे देखते हुए बताया था। वेल, अब तो इस डेरे को मैं एक्सप्लोर करके ही रहूंगी, रोहा ने तनी हुई गर्दन के साथ कहा और बाहर की तरफ बढ़ी। मुलाजमा भी उसकी बातों को सुनती उसके पीछे थी। वो बदबू से कराहियत कर रही थी, लेकिन एकदम ही उसके दिल में ख्याल आया था डेरा देखने का। पहले शायद वो ना जाती, लेकिन क्योंकि शिफान ने वहां जाने से मना कर रखा था, अब तो उसका जाना बनता था। वो जब से यहाँ आई थी हर किसी के मुंह पर शिफान ही था और उसको शिफान से चिढ़ होने लगी थी। वो नीचे आई तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो बीजान के साथ खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके वहां बैठने पर एक पल को सब ने ही उसकी तरफ देखा था और उनके देखने पर उसे हैरत हुई। क्या हुआ, आप सब मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। वो बेटा, बीजान हिचकिचाई। रोहा, तुम यहाँ आ जाओ, वो शिफान की जगह। उनको हिचकिचाते देखकर बरीरा बेगम ने उनकी मुश्किल आसान की थी। फिर से शिफान? वो लब बेंच कर रह गई थी। क्यों मामा, इस पर आपके डियर शिफान का नाम लिखा हुआ है, उसने दांत पीसते हुए मुअद्दब लहजे में कहा। उसके अंदाज पर मरवा और वानिया ने अपनी हंसी दबाई थी, जबकि बाकी सब संजीदा से ही बैठे थे। रोहा, जितना कहा है उतना करो, बरीरा बेगम ने गुस्से से कहा। वो जब से आई थी उन्हें शर्मिंदा ही करवा रही थी। मुझे अपनी नानी जान के साथ बैठना है, उसने संजीदगी से कहा। अब तो उसको यहाँ ही बैठना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाता। रोहा, बरीरा बेगम कुछ कहने लगी थी जब उनके पीछे ही वो गंभीर आवाज में बोला, अप्पू जान बैठने दे, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शिफान कुर्सी खींचकर उनके साथ बैठता हुआ बोला। सब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो किसी के लिए भी अपनी जगह नहीं छोड़ता था, और आज उसे क्या हुआ था? जबकि अरबाज साहब ने बहुत गौर से अपने पोते की आंखों का मुलाहजा किया था, जो नामहसूस अंदाज में बार बार मोहतरमा की ही तरफ उठा रही थी। आप सब लोग तैयारियां शुरू कर दें, इस माह के आखिर पर अजहात और फजर की शादी है। खाना खत्म करते हुए अरबाज साहब ने कहा तो सब में ही खुशी की लहर दौड़ गई। अजहाद ने एक नज़र फजर की तरफ देखा, जो शर्माई घबराई सी बैठी हुई थी। उसके देखने पर एक पल में वहां से गायब हो गई थी। इस बात पर तो रोहा भी खुश हुई थी। उसने पहले कभी पाकिस्तानी शादी नहीं देखी थी। दूसरा, उसे यहाँ भी अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता था। वो अंदर ही अंदर सब डिसाइड कर चुकी थी कि वो फजर की अपनी मरवा और वानिया के कपड़े खुद डिज़ाइन करेगी। बात सुनो मोहतरमा, वो डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी ही सोच में गुम थी जब शिफान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने बेसाख्ता सर उठाकर अपने ऐन सामने बैठे शिफान की तरफ देखा। बाकी सब वहां से उठकर जा चुके थे। उसकी अपनी तरफ देखने पर शिफान उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल गया। आज तो तुम यहाँ बैठ गई हो, आइंदा मेरी जगह पर ना बैठना, शिफान ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। क्यों, मैं तो यहीं बैठूंगी, रोहा ने नफरत से उसकी मूंछों को देखते जिद्दी अंदाज में कहा। शौक से बैठना, मैं सबके सामने तुम्हें यहाँ से उठाकर वहां पटकूंगा जो तुम्हारी जगह होगी। शिफान को भी उस पर गुस्सा आया था। देखते हैं, रोहा कंधे उचकाकर बोली। उसका मोबाइल बजा, देखा तो जैक की कॉल थी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट है। हेलो जैक, वो कॉल अटेंड करके बोलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके मुंह से किसी आदमी का नाम सुनते शिफान ने मुठ्ठियां बेंची थी, पर वो उस पर किसी किस्म का हक नहीं रखता था जो उसको टोक पाता। उसके जाते ही वो भी उठते हुए लाउंज की तरफ बढ़ गया, जहां बाकी सब बैठे हुए थे। सब लोग ही अपनी तैयारियों में मगन हो गए थे। रोहा ने फजर से बात कर ली थी, जिसने उसे कहा था कि वो उसके ही डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस पहनेगी, लेकिन अपने कल्चर से रिलेटेड, जिस पर रोहा ने उसे ठीक है कहा था। फिर उससे पूछते हुए रोहा ने ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर लिए। कल वो सब शहर जाने वाले थे उन डिज़ाइंस के लिए कपड़ा लेने। फिर रोहा ने टेलर का कहा तो फजर ने कहा उनके गांव में बहुत अच्छे टेलर हैं, लेकिन रोहा नहीं मानी। उसने अपने ऑफिस के बेस्ट टेलर को पाकिस्तान आने का मैसेज किया, जिया के जरिए भेज दिया था, जो 2 दिन में आने वाले दिनों में वहाँ था। वहाँ का ज़्यादा काम तो वो मशीनरी से ही करवाती थी, लेकिन टेलर्स भी रखे हुए थे। अगले दिन वो सब लोग अजहाद के साथ शहर गई थी। शिफान ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे डेरे पर काम था, और डेरे का नाम सुनते ही रोहा को याद आ गया उसे भी डेरे पर जाना है।
जिसका इरादा भी वो जल्द ही जाने का बांध चुकी थी। गांव की फिजा से बाहर निकली तो उसको कुछ सुकून सा महसूस हुआ। वो लोग शहर की सबसे बड़ी शॉप पर आए थे। जिन लोगों से मिलकर उसे लगा था ये वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं। उसने वहाँ शॉप पर ही उसके मालिक से बात की कि वो खुद डिज़ाइन के ड्रेसेस के लिए कपड़ा लेने आई है। तो शॉप के मालिक ने कहा वो अपने डिज़ाइन और कलर बता दे, उसको सब कपड़े जैसे उसने डिज़ाइन किए हैं 20 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। और वो वही उन सब की खुशी की इंतहा न रही थी। उनको डिज़ाइन समझाते सब कुछ करते उनका पूरा दिन वहीं लग गया था। उसने कॉल करके सबसे पहले जिया को मना किया। उसके बाद जैक की कॉल आ गई जो पूछ रहा था कि वो वापस कब आने वाली है। उसका कहना था कि वो शादी अटेंड करके ही वापस आएगी। वैसे भी अब उसका अगला रैंप शो 5 माह बाद था, इसलिए उसे कोई टेंशन भी नहीं थी। जैक उससे नाराज हो गया था। वो चाहता था कि रोहा जल्द वापस आए और अपने मदर से शादी की बात करे। रोहा का कहना था वो अभी मॉम से बात नहीं कर सकती, वापस आने के बाद ही करेगी। उसको नहीं पता था कि बरीरा बेगम जैक से उसकी शादी पर मानती भी हैं या नहीं, इसलिए वो वापस जाने के बाद बात करना चाहती थी। पर जैक उस बात पर उससे नाराज होता कॉल कट कर गया। भाई आपको चाहिए था आप शहर में ही घर ले लेते, रोहा ने वापस जाते हुए असहाद से कहा। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। गांव में क्या प्रॉब्लम है रोहा, वैसे भी हम सब की हवेली के साथ बहुत यादें हैं, उसे छोड़ना तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है, असहाद ने संजीदगी से कहा। उसके साथ फजर बैठी थी और वो तीनों पीछे। वानिया और मरवा तो अपनी ही बातों में मगन थी। फिर भी भाई वहाँ कैसी अजीब सी स्मेल आती है। अगर फजर आपको मुझे सूप बनाकर ना देती तो मैं शायद छींक छींक कर ही मर जाती, रोहा ने मुंह बनाकर कहा। उसके छींकने पर फजर ने उसे देसी काढ़ा बनाकर दिया था जिसको पीते ही उसे आराम आ गया था। अल्लाह ना करे, क्या बोल रही हो रोहा, फजर ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं होता आपको जान, रोहा हंस दी। असहाद भी मुस्कुराया। भाई ये डेरा किस तरफ है, गांव की हदूद में दाखिल होते उसने पहला सवाल यही किया था। अंदर जाना मना है गुड़िया, शिफान के ऑर्डर्स हैं, कोई भी औरत डेरे की तरफ ना आए, वरना अंदर से घुमा लाता। लेकिन क्योंकि हमारी गाड़ी के मिरर्स ब्लैक हैं, मैं तुम लोगों को बाहर से दिखा सकता हूँ, बताओ देखना है तो, असहाद ने मोड़ काटते हुए कहा। उसके तजस्सुस को देखते वो यही समझा था कि वो डेरे पर जाना चाह रही है, इसलिए उसने कहा जी हाँ क्यों नहीं। रोहा ने झट से कहा, बस एक बार उसे रास्ता पता चल जाए, बाकी तो वो खुद ही देख लेती। बरेरा मुझे तुमसे बात करनी है। उस वक्त सब बड़े लाउंज में बैठे थे जब अरबाज साहब ने बरीरा बेगम से कहा। जी बाबा साईं कहें, बरीरा बेगम खुश दिली से बोली। तुम जानती हो मुझे हार्ट अटैक हुआ था, पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी बाकी है। मैं अपने दोनों पोतों की शादी एक साथ करना चाहता हूँ, अरबाज साहब ने संजीदगी से कहा। जी जरूर बाबा साईं, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। बरीरा बेगम ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं चाहता हूँ तुम अपने भाइयों से जुड़ी रहो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम रोहा का निकाह शिफान से करवा दो। अरबाज साहब ने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। बाबा साईं, बरीरा बेगम ने परेशानी से उन्हें देखा। बाबा साईं शिफान मेरे बेटे जैसा है, मुझे बहुत अजीज है, लेकिन रोहा नहीं मानेगी। आप जानते हैं उसको यहाँ का माहौल पसंद नहीं है, बरीरा बेगम ने मोहतात अंदाज में कहा। बरीरा तुम तसल्ली से रोहा बेटी से बात कर लो, हमें हाँ में जवाब चाहिए। अरबाज साहब ने संजीदगी से कहा। ठीक है बाबा साईं, मैं बात करती हूँ, बरीरा बेगम ने कहा, लेकिन उनके चेहरे से परेशानी कम नहीं हुई थी। पहले जहाँ सब खुशगपियों में मसरूफ थे वहाँ अब गहरी चुप थी। कुछ ही देर में कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसके बाद बारी बारी सब अंदर आते हुए नजर आए। वहाँ फिर से हलचल सी मच गई थी। मरवा और वानिया सबको हंसाने में कामयाब हुई थी, तो फजर और रोहा मजीद डिज़ाइन देख रही थी। कुछ ही देर में शिफान भी आ गया था। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद महफिल बर्खास्त हुई थी और सब डिनर करते अपने अपने कमरों में बढ़ गए। वो जो बेड पर रिलैक्स अंदाज में लेटी जैक को टेक्स्ट कर रही थी। दरवाज़ा नॉक होने पर दरवाजे की तरफ मतवजह हुई। मामा आप आए ना, अंदर मुझे बुला लेती, उसने उठकर बैठते हुए कहा। नहीं कोई बात नहीं, तुम बताओ काम कर रही थी, साइड पर ऑन पड़ा लैपटॉप देखते हुए उन्होंने पूछा। नहीं नहीं आप बैठे ना। उनको अब तक खड़े देखकर वो बेड पर बैठाती हुई खुद भी बैठ चुकी थी। रोहा अपने डैड के जाने के बाद तुमने घर को संभाला है, अपने काम को तरक्की दी है, इस मुकाम तक पहुंची हो।
किसी गलत काम में नहीं पड़ी, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। उन्होंने रोहा के सर पर हाथ फेरते उसके रुखसार पर अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मामा आप मेरी तारीफ कर रही हैं? बरीरा बेगम को इमोशनल होते देख वो शरारत से बोली तो वो हंस दी। रोहा मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, उन्होंने संजीदगी से कहा। कैसा वादा मामा? रोहा ने नासमझी से पूछा। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और तुम इनकार नहीं करोगी, बरीरा बेगम ने कहा तो उसने हैरानी से उन्हें देखा था। शादी पर? किससे मामा? रोहा हैरान हुई थी। मैं शिफान की बात कर रही हूँ रोहा, वो बहुत अच्छा लड़का है। पर बरीरा बेगम बोल रही थी जब रोहा ने उनकी बात काटी, मामा आप चाहती हैं मैं उस पेंडू गवार के साथ शादी कर लूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मेरी लाइफ है, मैं इस पेंडू के साथ हरगिज अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, वो चटक कर बोली। वो पढ़ी लिखी वेल सेटल होकर भी एक गवार के साथ शादी कर ली थी, मुमकिन ही नहीं। रोहा मेरे बाबा साईं ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा, मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। बरीरा बेगम ने उसके हाथ पकड़ते हुए उसे समझाना चाहा। मामा आपके बाबा साईं के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूं? हरगिज नहीं, कितने गवार लोग हैं यहाँ, आप खुद तो दुबई वापस चली जाएंगी और मुझे यहाँ जाहिल लोगों। इससे पहले कि वो मजीद बोलती कि बरीरा बेगम के अमल ने उसको धंग किया था। रोहा की बात बीच में ही थी जब बरीरा बेगम तैश में आती अपना हाथ उठा चुकी थी, लेकिन उसको मारने से पहले वो खुद को रोक चुकी थी। मामा, रोहा ने बेआवाज कहा, जिन लोगों को तुम तब से जाहिल गवार कह रही हो वो मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है, हमारी फैमिली, तुम्हारे नानू और नानी की फैमिली। बरीरा बेगम ने सख्त लहजे में कहा। आप उससे एक शख्स के साथ शादी से इनकार करने पर मुझ पर हाथ उठाने वाली थी, रोहा ने सदमे से भरपूर आवाज में कहा। रोहा तुम गलत समझ रही हो, तुम बार बार दोहराती हो जाहिल गवार लोग, इसमें मेरे माँ बाप भाभियां भी शामिल हैं और मुझे गवारा नहीं है कि तुम उनकी बेइज्जती करो। बरीरा बेगम इस बार भी सख्ती से बोली। मामा मेरी अटेंशंस नहीं थी इनकी इंसल्ट करने की, लेकिन मैं फिर भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, रोहा ने संजीदगी से जवाब दिया। रोहा अगर तुम हाँ नहीं करना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, मैं बाबा जान को मरवा के लिए मना लूंगी और मुझे यकीन है मरवा मेरी बात कभी नहीं टालेगी। बरीरा बेगम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मामा ये आप क्या कह रही हैं? मरवा भी बहुत छोटी है, उसकी तो अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है, रोहा ने परेशान होते हुए कहा। तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी इतनी भी जरूरी नहीं, अगर शिफान को उसे पढ़ाना हुआ तो यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा देगा। बरीरा बेगम ने सख्त लहजे में कहा। मामा आप क्यों इतनी जालिम बन रही हैं, वो बच्ची है अभी, रोहा ने परेशान होते हुए कहा। उसको उस वक्त बरीरा बेगम बेहद शफाक लग रही थी। रोहा मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, मेरे बाबा साईं ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, मैं इनकार नहीं कर सकती। तुम अगर मरवा को उसकी जिंदगी खुलकर जीने देना चाहती हो तो हाँ कर दो, वरना मैं मरवा के लिए हाँ कह दूंगी, बरीरा बेगम ने शफाकी से कहा। मामा, रोहा ने बेबसी से उसे पुकारा। बरीरा बेगम के चेहरे के तासुरात अभी तक वैसे ही थे। ठीक है, मुझे मंजूर है, वो गहरा सांस भरती हुई बोली। रोहा खुद को तो कुर्बान कर सकती थी, लेकिन मरवा की जिंदगी कभी दाव पर नहीं लगा सकती थी। वो इसी बात का फायदा बरीरा बेगम ने उठाया था, वो बहुत अच्छे से उसे जानती थी। अगले दिन ही बरीरा बेगम ने घर में सबको उसकी हाँ का बता दिया था। पहले जहाँ एक शादी थी अब दो थी, काम दोगुना हो गया था। हवेली में एक अलग ही चहल पहल सी देखने को मिल रही थी, जो आम दिनों में नहीं थी। शादी को 10 दिन रह गए थे, रात का गहरा सन्नाटा था, सभी अपने अपने कमरों में थे। वो खुद पर चादर ओढ़ती बाहर निकली, उसके हाथ में सिर्फ मोबाइल था। हवेली में डिम लाइट्स ऑन थी, इसलिए चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। जब हवेली से बाहर निकली तो हर तरफ अंधेरा था। एक पल को तो वो डर गई, लेकिन फिर खुद को हिम्मत देती वो आगे बढ़ने लगी। मोबाइल की टॉर्च ऑन कर चुकी थी। रात डिनर करते वक्त ही उसे पता चला था कि आज रात शिफान डेरे पर रुकने वाला है। वो मौके का फायदा उठाते उससे मिलने जा रही थी। घर पर उससे बात वो नहीं कर सकती थी जो आज डेरे पर होते हुए वो उससे कर सकती थी, इसलिए ही वो ये कदम उठा रही थी। बिलफर्ज अगर वो ये बात ना भी कर पाती तो भी शिफान उसे डेरे पर देखते हुए खुद ही उसे शादी से इनकार कर देता। उसने अपना दिमाग चलाते हुए सोचा और आगे बढ़ने लगी। साईं, ये चोरी करता पकड़ा गया है, इसको गार्ड एक आदमी को उसके सामने ढेर करता हुआ बोला। क्यों कर रहे थे चोरी?
शिफान ने सिगरेट का गहरा कश भरते हुए धुआं छोड़ा। बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। डेरे पर चंद एक बल्ब लगे हुए थे और बाकी जगह मशालें जल रही थी। वो जमीनों पर नई फसल की बिजाई कर रहे थे। इस बार शिफान अच्छे तरीके की खाद वगैरह खुद अपनी निगरानी में डलवाना चाहता था, इसलिए ही वो रात यहाँ रुका था। साईं माफ कर दे, गलती हो गई, वो आदमी शिफान के पैरों में बैठता हुआ बोला। शिफान ने उसके जवाब पर गार्ड की तरफ देखा। बोल क्यों की थी चोरी? गार्ड ने शिफान का इशारा समझते हुए उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। आह! थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो दूर खड़ी ये मंजर देखती रोहा मलिक की चीख बेसाख्ता निकली थी। चीख की आवाज पर शिफान के गार्ड्स उस तरफ बढ़े। खबरदार, जो किसी ने भी उसकी तरफ जाने की गुस्ताखी की, ले जाओ उसको। अगले 2 सेकंड में मुझे ये डेरा बिल्कुल खाली चाहिए। सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। डेरे में शिफान की धाड़ गूंजी थी। वो पहचान गया था उस तरफ कौन है। रोहा, जो चीख निकलने पर अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी, उसकी धाड़ पर मजीद लर्जी। वो एक मजबूत लड़की थी, खुद को प्रोटेक्ट करना भी जानती थी, लेकिन पहले कभी कहाँ उसने मर्द का ये रूप देखा था जो खुद को संभाल पाती। वो जल्दी से पीछे हटती दरख्त के साथ टेक लगा गई। मोहतरमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिफान की गंभीर आवाज उसके कान के करीब गूंजी थी। आह! वो इतने नजदीक शिफान की आवाज सुनते मजीद डर गई थी। यहाँ क्या कर रही हो मोहतरमा? उसकी चीख को इग्नोर करते शिफान ने दांत पीस कर पूछा। मुझे तुमसे बात करनी थी, रोहा अटक अटक कर बोली। उसका क्या भरोसा था अपने इस लंबे तड़ंगे गार्ड की तरह एक झांबड़ वो उसे भी मार देता। रोहा ने नफी में सर हिलाते अपनी बात की नफी की। शिफान उसकी कलाई को पकड़कर उसको खींचता हुआ रोशनी में ले आया। करीब ही जानवरों की आवाजें आ रही थी। रोहा को यहाँ की बदबू से उल्टी सी आने लगी, लेकिन शिफान की आवाज ने उससे जो अपनी तरफ मुतवज्जे किया। क्या बात करनी है? शिफान ने अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। तुम शादी से मना कर दो, वो खुद को संभाल चुकी थी, मजबूत लहजे में बोली। शिफान ने दाद देने वाले अंदाज में आईब्रोज काए। क्यों? उसने आईब्रोज काते हुए सवाल किया। क्योंकि मैं तुम जैसे वो जाहिल कहने वाली थी जब रेरा बेगम की आवाज उसके कानों में गूंजी। ऊपर से उसकी सुर्ख आंखें। रोहा ने झुरझुरी सी लेते हुए अपनी बात जारी की। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं जैक से मोहब्बत करती हूँ। मैं दुबई वापस जाकर उसी से शादी करूंगी। रोहा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। शिफान तो बस उसके हिलते हुए लबों को ही देख रहा था। जब उसने कहा कि मैं जैक से मोहब्बत करती हूँ, शिफान की आंखों में मजीद लाली उतर आई थी। ये तुम्हारा मसला है, तुम खुद जाकर सबको इनकार करो, क्योंकि ना तो मेरी कोई पसंद है और ना ही मैं अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ जाऊंगा। शिफान उसे जताते हुए बोला। तुम? रोहा को गुस्सा चढ़ा था। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। हाँ ठीक है, ये तुम नहीं कर सकते, लेकिन देखो, मैंने डेरे पर आते तुम्हारे असूल को तोड़ दिया। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? मैंने तो सुना था कि तुम अपने असूलों के पक्के हो। रोहा ने चमकती आंखों के साथ उसे देखते हुए कहा। हाँ, मैं अपने असूलों का पक्का हूँ, लेकिन शायद तुम वाकिफ नहीं। मेरा असूल ये है कि यहाँ के आदमियों की गलत नजरें किसी औरत पर ना पड़े। ये नहीं कि औरत यहाँ नहीं आ सकती। तुम्हारे इस तरफ आने से पहले मेरे गार्ड्स यहाँ से जा चुके थे, तो मेरा असूल नहीं टूटा। दूसरी बात, अगर असूल टूट भी जाता तो मैं अपने बड़ों के फैसले से इनकारी फिर भी ना होता। शिफा ने दो टोक अंदाज में कहा तो उसने पैर पटके। हो सकता है इनमें से किसी की नजर मुझ पर पड़ ही गई हो। रोहम ने आईब्रोज का कर कहा। अगर उनकी नजरें तुम्हारे वजूद को छूती भी तो तुम्हें यहाँ जिंदा जमीन में गाड़ देता, क्योंकि उस तरफ आने की गुस्ताखी तुमने की है। शिफा ने उसकी कलाई पर मजबूत गिरफ्त जमाते हुए कहा। जंगली इंसान, मेरी बाजू तोड़नी है क्या? छोड़ो। वो कलाई में उठते दर्द पर सिसकती हुई बोली। चलो, तुम्हें वापस छोड़ कर आऊं, वरना मैंने तो जिंदा छोड़ दिया नादान समझकर, लेकिन दाजान कहीं तुम्हारा ऊपर का टिकट ही ना काट दे। शिफान उसकी कलाई पर गिरफ्त ढीली करते उसको खींचता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उस दिन के बाद रोहा ने शिफान की शक्ल दोबारा नहीं देखी थी। उसको शिफान पर बेहद गुस्सा था, जिसको वो निकाल भी नहीं पा रही थी। जैक, जो उसको मनाने पर मान गया था। रोहा ने जब उसे शादी का बताया तो वो उसको प्रेशराइज करने लगा कि रोहा वहां से भाग आए, वो दोनों शादी कर लेंगे। वो खुद पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, लेकिन रोहा की वापसी हो सकती थी। इसलिए उसको बार बार कॉल्स पर कॉल्स, मैसेजेस
एक ही बात कह रहा था, लेकिन रोहा ने उसे कोई भी मोहब्बत में जवाब नहीं दिया। वो इतनी बड़ी मछली हाथ से निकल जाने पर हाथ मलता रह गया था। और फिर आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा। उनकी मेहंदी की रस्म अलग अलग हुई थी, लड़कों की डेरे पर और लड़कियों की घर पर। निकाह के बंधन में बंधे रोहा अजीब से एहसास से दो चार हुई थी। शिफान से उसकी नफरत मजीद बढ़ी थी। उसे लगता था वो एक सतही मर्द है जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने की खातिर ही उससे शादी कर रहा है। यही बात उसके जहन में जैक ने बिठाई थी और वो इसी बात को मान रही थी। रुखसी होते ही उसको शिफान के कमरे में बिठा दिया गया। उस वक्त वो बेड पर बैठी खाली खाली नजरों से अपने सफ़ेद हाथों को मेहंदी से सजा हुआ देख रही थी। नहीं, वो कमज़ोर नहीं थी, यूं झुक नहीं सकती थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करती बेड से उतरती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। बारी बारी ज्वेलरी उतारने लगी। जब वो दरवाज़ा लॉक करता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, मोहतरमा, ये काम मेरा था। शिफान उसके पेट पर अपने दोनों बाजू बांधते हुए उसके कान में सरगोशी कर गया। एक पल को रोहा काम भी जरूर थी, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करती। वो अपने काम में मसरूफ रही। क्या कह रहा हूँ? झटके से उसका रुख पलटती उसकी गर्दन हार निकालते वह अपने लब रख चुका था। वो रुका नहीं था। बारी बारी उसके चेहरे के तमाम नुकूश पर लब रखते उसने रोहा के होंठों को अपनी कैद में लिया। तुम्हें सही थी, तुम्हें अपनी हवस पूरी करनी है ना, जाहिल, अनपढ़, गवार मर्द जो शादी अपनी हवस पूरी करने के लिए करता है। उसके छोड़ने पर अपनी सांसें बहाल करती रोहा कर आई। शिफान ने फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो उसे क्या समझ रही थी? मुझे तुमसे कराहियत महसूस हो रही है। तुम जैसा जाहिल मर्द मेरा शौहर बन बैठा है। अगर तुम सोच रहे हो तुम मुझसे अपनी हवस पूरी कर सकते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है, समझे तुम? रोहा चीखी थी। शिफान को उससे बातें सुनने एकदम उस नफरत का एहसास हुआ था। उसने रोहा को एकदम खुद से दूर झटक दिया। वो टेरेस पर चला गया। उसको सिगरेट की शदीद तलब हुई थी। वो तो उससे मोहब्बत करने लगा था। जब बाबा साई ने आकर उससे कहा था कि रोहा के साथ उसकी शादी है, क्या उसे मंजूर है, तो उसको लगा था जैसे बिना मांगे ही उसकी मुराद पूरी हो गई। उसने हाँ में सर हिलाते हामी भर दी। और आज वो उसके पहलू में खड़ी उसको हवसी मर्द कह रही थी। रोहा सुन सी वहीं नीचे बैठ गई। सारी रात गुजर गई, ना वो टेरेस से वापस आया ना वो फर्श से उठी। फजर की अजान हुई तो शिफान कमरे में दाखिल होती उसको इग्नोर करते अपने कपड़े लिए फ्रेश होने चला गया। वो लट्ठे का सफ़ेद शलवार कमीज पहनते काले रंग की अजरक कंधों पर डालते खुद को संवारता हुआ मस्जिद की तरफ चल दिया। वलीमा दोपहर के वक्त था। घर में एक हलचल सी मची हुई थी। शिफान मस्जिद से डेरे पर चला गया। वो अभी तक वापस नहीं आया था। रोहा भी उसके जाने के बाद फ्रेश होकर सो गई थी। 10 बजे के करीब उसको वरीरा बेगम ने जगाया था। ब्यूटिशियंस घर में ही दोनों दुल्हनों को वानी और मरवा को तैयार करने के लिए आई थी। वलीमे की तकरीब शुरू हुई थी। शिफान भी आ गया। वो उस वक्त भी सफेद शलवार कमीज पर वास्केट पहने हुए था। उजरक एक कंधे पर रखी हुई थी। रोहा को उसने भरपूर इग्नोर किया था, लेकिन रोहा तो उसका इग्नोर करना भी उसको चुभ रहा था, पर वो कह नहीं सकती थी। खुद वो यही तो चाहती थी। वलीमे की तकरीब भी निबट गई। मजीद एक माह बाद मरवा की क्लासेस की वजह से बरीरा बेगम और मरवा वापस चलेगी, जबकि रोहा अपना काम वहीं से जारी रखे हुए थी। वहाँ का सारा काम जिया हैंडल कर रही थी, सब डिज़ाइंस वगैरह भी। शिफान सुबह डेरे पर जाता और रात गए घर वापस आता। बिना उसको बुलाए वो फ्रेश होकर बेड पर एक तरफ सो जाता था। रोहा को बेड पर सोने की आदत थी, इसलिए ही ना तो उसने शिफान को मना किया और ना ही खुद वो नीचे सोई। दोनों की खामोशी हनूस बरकरार थी। देखते ही देखते 4 माह गुजर गए। बस फर्क आया था तो इतना कि सुबह टाइम उसके कपड़े रोहा निकालती थी और मुलाजमा जो नाश्ता बनाती वो रोहा ही उसके सामने रखती थी। रात को खाना भी वही देती। ये बीजान की सख्ती का नतीजा था। अब तो रोहा को भी उस चीज़ की आदत हुई थी। 3 दिन बाद उसका रैंप शो था, उसका वहाँ होना ज़रूरी था। ये बात जब उसने बीजान को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो उसे अकेली बिल्कुल नहीं भेजेंगे। कमरे में आती वो औंधी लेटती रोना शुरू हो चुकी थी। ये उसका सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, पैशन था। वो उसको कभी नहीं छोड़ सकती थी और यहाँ उसको शो में जाने से ही मना कर दिया गया था। उसकी फीलिंग्स बुरी तरह हर्ट हुई थी। वो रोने में मसरूफ थी जब शिफान अंदर दाखिल हुआ। आज वो जल्दी आ चुका था। रो क्यों रही हो? उसने अपनी गंभीर आवाज में पूछा।
तो रोहा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे अपनी खूबरू पर्सनैलिटी के साथ उस पर नजरें जमाए खड़ा था। वो उससे बहुत कम ही मुखातिब होता था। आज उसने रोने की वजह पूछते हैरत में मुब्तला हुआ। शिफा ने उसके खूबसूरत चेहरे को सुर्ख देखते, उस पर आंसुओं के निशान देखते बामुश्किल अपने जज्बात पर जब्त किया था। दुबई में मेरा रैंप शो है और नानी जान ने जाने से मना कर दिया। रोहा ने अपने आंसू रगड़ते हुए साफ किए। कब है शो और जाना कब है? शिफा ने उसे पूछा। 3 दिन बाद है। कल ही जाना है, रोहा ने उठकर बैठते हुए कहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी पैकिंग कर लेना, मैं कल की टिकट्स बुक करवा देता हूँ। शिफान गंभीर लहजे में और बेड पर बैठ गया। लेकिन बीजान, रोहा हिचकिचाई। उनको मैं संभालूंगा, तुम तैयारी कर लेना। शिफान का दिल तो किया था इसे खुद में भेज ले, लेकिन उसके अल्फाज कानों में गूंजे तो वो वैसे ही बैठा रह गया। रोहा ने अस्पात में सर हिलाया और उसके लिए खाना लाने बाहर गई। और फिर उसने पता नहीं क्या कहकर सबको मनाया था कि किसी ने भी उसके जाने पर एतराज ना किया। पर झटका तो उसे तब लगा जब शिफान को भी अपने साथ फ्लाइट बोर्ड करते देखा। वो परेशान हो गई। वहां उसे अपने दोस्तों से कैसे मिलवाती? उसके तो सब फ्रेंड्स ही फॉरेनर थे और शिफान को इंग्लिश नहीं आती थी। घर पहुंचते ही वो लोग बरीरा बेगम और मरवा से मिले। अगले दिन उसके तैयारियों में गुजरे। आज रैंप शो था जो बड़े जोशो खरोश से जारी था, लेकिन उसका मेन लीड जैक गायब था। वो रोहा के बताने पर कि वो शादी कर चुकी है, उसके साथ हर तरह का राब्ता ख़त्म करता यहाँ से जा चुका था। जिया ने उसे मशवरा दिया था कि वो शिफान को मेन लीड पर ले आए। कुछ तज़बज़ब के बाद उसने जब शिफान से बात की तो वो मान गया। रैंप शो बहुत अच्छा गया था। सब ने ही उसकी ड्रेसेस की इस बार बहुत तारीफ की थी और सबसे ज़्यादा तारीफ तो उसके मैन लीड शिफान की हुई थी। रोहा के दिल में गुदगुदी सी हुई। शिफान ने उसकी इज्जत रखी थी, ये बात उसको बहुत खुश कर गई। एहसास तो पहले ही जाग चुके थे, पर अभी उसको समझ नहीं आया था। पिछले 4 माह से वो दोनों साथ हैं और शिफान ने बिना इजाज़त के उसको एक बार भी नहीं छुआ। ये बात शिफान की इज्जत उसके दिल में बढ़ा गई थी। अगली शाम को पार्टी रखी थी उसकी दोस्तों ने और रोहा को अपने हस्बैंड को भी साथ लाने का कहा था। रोहा ने शिफान से रिक्वेस्ट की थी कि वो पैंट कोट पहन कर जाए, जिस पर शिफान मान गया। वो बस रोहा की खुशी चाहता था, इसलिए शिफान को समझाया था कि वहां जाकर किसी से ज्यादा बोलना नहीं। कोई कुछ भी पूछे, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तुमने कोई जवाब नहीं देना। और शिफान भी उसकी बात मान गया। उसके दोस्त थे जो जैसे चाहती थी वैसे ही करना बेहतर था। मिस्टर शिफान, आप और रोहा कब मिले? रेटा ने शिफान की बाएं तरफ खड़े होते हुए इंग्लिश में कहा। रोहा ने दांत पीस कर उसे देखा, लेकिन उससे पहले रोहा बोलती शिफान ने भी उसको इंग्लिश में जवाब दिया। हम बचपन में मिले थे। शिफान का गंभीर लहजा, उसका इंग्लिश एक्सेंट रोहा का दिल हथेली पर ले आया था। वो हैरान नजरों से शिफान को देख रही थी जो उसके दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें कर रहा था। रेटा ने उसे कहा कि शिफान को एज अ मॉडल काम करना चाहिए। वो शिफान के साथ काम करना चाहती थी। जब रोहा शिफान का बाजू पकड़ती हुई बोली थी कि शिफान को इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, शिफान ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। रोहा को आज उसके दोस्तों के पूछने पर पता चला था कि उसने एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया हुआ है और सिर्फ उसने ही, अजहाद भी और बाकी सब भी पढ़े लिखे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पढ़े लिखे हो? कार में बैठते ही उसका पहला सवाल ये था। तुमने कभी पूछा ही नहीं। शिफा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। रोहा ने तीखी नजरों से उसे घूरा। क्या हुआ? खुद को घूरते पाकर शिफा ने हैरानी से पूछा। तुम इस रेटा को मना नहीं कर सकते थे जब वो तुम्हें मॉडलिंग की ऑफर कर रही थी? रोहा ने गुस्से से कहा। तुमने मौका ही कब दिया? वो कहना चाहता था पर बस मुस्कुरा दिया। मैं कुछ पूछ रही हूँ। रोहा ने उसके हंसने पर गुस्से से कहा। तुम जेलस हो रही हो? शिफा ने झुकते उसके कान में सरगोशी की। हाँ, तो मेरा बंदा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो रेटा कौन होती है तुम्हें दुनिया के सामने नुमाइश करने के लिए कहने वाली? रोहा ने गुस्से से कहा। तुम्हारे अंदाजो अतवार से लग रहा है मोहब्बत हो गई है। यूं ना करो, बंदा बशर हूँ, बहक भी सकता। शिफान ने स्ट्रिंग घुमाते कार घर के सामने पार्क। हाँ, तो किसने रोका है? उस रेटा के तो बड़ा करीब खड़ा हुआ जा रहा था। रोहा ने बेसाख्ता कहा, फिर जुबान दांतों तले दबाती कार से निकलती अंदर भाग गई। शिफान को खुशगवार हैरत हुई। वो कार लॉक करता अंदर आया।
बरीरा बेगम और अमरवा सो चुकी थी। वो ऊपर आया तो उसको कमरे में ना पाते वो हैरान हुआ। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली उसने शिफान की मुंह दिखाई में दी जाने वाली रिंग पहनी थी, जो उसने वलीमे वाले रोज ही उसे दी थी कि उसको तब पहने वो जब वो शिफान पर यकीन रखती हो। शिफान सरशार सा होता उसकी तरफ बढ़ता उसको लिए बेड पर आ गया था। कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। शिफान ने उसकी दोनों रुखसारों पर बारी बारी लप रखते हुए कहा। रोहा खामोश पड़ी रही। शिफान ने उसकी गर्दन पर दांत काढ़े। मुझे तुमसे मोहब्बत है शिफान, रोहा ने उसके लम्स पर तड़पते हुए कहा था। जब शिफान जुनूनी होता इसे खुद में समेटने लगा। कमरे में मानी खैसी खामोशी गूंजने लगी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।